ये है दुनिया के सबसे कंफ्यूज लीडर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। रीजन है ये इंसान जो कनाडा के लिबरल पार्टी के लीडर है और कनाडा के 23rd प्राइम मिनिस्टर। अक्सर मीडिया में जस्टिन ट्रूडो की सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हाईलाइट होती है, उनके लुक्स की तारीफ होती है, उन्हें डेमोक्रेसी का पोस्टर बॉय बनाया गया है। लेकिन इस लीडर का एक डार्क साइड भी है जो कनाडा को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ट्रूडो एक प्रिजनर है, एक आइडियोलॉजी के प्रिजनर, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में एक आसान भाषा में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, एक्सपेक्टेशंस एंड नेपोटिज्म। जस्टिन ट्रूडो का जन्म 1971 में क्रिसमस के दिन हुआ और वो भी देश के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, देश के प्राइम मिनिस्टर के घर। ट्रूडो परिवार पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड रखता है। उनके दादाजी एक लॉयर और बिजनेसमैन थे। 1932 तक उन्होंने मिलिट्री एरिया के आसपास गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप बनाए, एक या दो नहीं पूरे 30 गैस स्टेशन। फिर उन्होंने उनकी कंपनी बेचकर उस जमाने के $1 मिलियन कमाए। 19वीं सदी में उनके परिवार के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर जनरल थे और उनके 5th ग्रेट ग्रैंडफादर फर्स्ट रेजिडेंट है सिंगापुर के, यानी कह सकते हैं कि सिंगापुर के कोलंबियस, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वहां पर अपना पहला बेस बनाया। बड़ा और पावरफुल परिवार बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है, लेकिन ट्रूडो की लाइफ से एक नॉर्मल और हैप्पी परिवार एक्सपेक्टेशन बहुत जल्द ही मिट गई। वो बस 6 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एक कंप्लीट परिवार क्या होता है उन्होंने हार्डली विटनेस किया होगा। ट्रूडो और उनके अपने भाइयों ने अपनी लाइफ अपनी ग्रेट पिता के छत्र साया के नीचे बिताई। कॉलेज के समय में उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो स्नोबोर्डिंग सिखाते थे और साथ ही साथ फ्रेंच भी। लेकिन उनकी लाइफ में यू टर्न लिया साल 2000 में, जब उनके पिता के फ्यूनरल के समय लोगों ने उनका यूरोलॉजी यानी स्पीच सुना। मिलियंस ऑफ कैनेडियंस से उनके सिंसेरिटी और इलोक्वेंस की तारीफ की और उनके लिए पॉलिटिक्स के दरवाजे ओपन हुए। साल 2008 में वो कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में MP बनकर इलेक्ट हुए। उन्होंने लिबरल पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 2011 में वो री इलेक्ट होकर आए और उनकी पार्टी को उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग गया। 2013 में उन्हें लिबरल पार्टी का लीडर चुना गया और वहाँ 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। कनाडा के इतिहास में पहली बार ex-PM का बेटा PM बना। ये नेपोटिज्म था या एक टैलेंट पता नहीं, क्योंकि इलेक्ट होते ही वह लिबरल पार्टी के 3rd पोजीशन से 1st पोजीशन पर लेकर आए। उनकी जीत स्पेशल थी क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के ऑलमोस्ट 10 साल की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया और वो कनाडा के 2nd यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। जस्टिन कनाडा के पॉलिटिक्स में एक फ्रेश फेस थे और लोगों ने ऐसा पॉलिटिशियन पहले नहीं देखा था, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। उनका लिबरल इंस्टीट्यूट कनाडा के लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज था, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और कनाडा के मूल रहीवासी यानी इंडिजिनस लोगों के लिए राइट्स की बातें करना स्टार्ट कर दिया। उनके यंग होने के साथ साथ उनके अलग अप्रोच के लिए सबने तारीफ की। फॉर एग्जाम्पल 2012 में उन्होंने अपोजिशन पार्टी के सेनेटर के साथ लिटरली बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज किया और जो पैसे जमा हुए वो चैरिटी में डोनेट किए। उनके पिता कैंसर से मरे थे और इस चैरिटी का पैसा भी कैंसर रिसर्च के लिए डोनेट होने वाला था। एक MP का ये एक मूव काफी अलग था, लोगों ने ये नोटिस किया। जब उनकी सरकार बनी तो 2015 में उन्होंने टोरंटो के गे परेड में पार्टिसिपेट किया। एक प्राइम मिनिस्टर का LGBT+ कम्युनिटी को मिलने वाला सपोर्ट लोगों ने नोटिस किया। 2016 में 25,000 से ज्यादा सीरियन रेफ्यूजीज को पनाह दी। कनाडा को लोगों की जरूरत थी और सीरियन लोगों को एक घर की। उनका ये मूव उन्हें ह्यूमैनिटी का एक आइकन बना रहा था, ये लोगों ने नोटिस किया। ट्रूडो की लाइफ में एक ट्रेंड काफी साफ दिखता है कि वो यंग है और अलग होने से डरते नहीं है। यही बात वो बार बार अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं, लेकिन हर बार ट्रूडो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चैप्टर 2, पॉलिसीज फेल। कनाडा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आज उनके एक्सट्रीम लिबरलिज्म की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में हार्ड ड्रग्स लीगल है। ब्रिटिश कोलंबिया में आप हीरोइन और कोकीन जैसे ड्रग्स का यूज कर सकते हो। 2018 में कैनबिस भी लीगल कर दिया गया। इम्पैक्ट लोग घर में प्लांट भी उगाकर नशे कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट कनाडा में ड्रग अब्यूज बढ़ा है। We've seen open drug use explode. Overdose deaths are up more than 1,000% in the past 10 years. Here in British Columbia, the province where Vancouver is, we saw more than 2,000 British Columbians die last year. एक सर्वे कहता है कि कनाडा के 45% पॉपुलेशन इन लाइफ में ड्रग्स लेते हैं। हर साल 47,000 लोग ड्रग अब्यूज से मर रहे हैं। ये नंबर काफी हाई है। आज कनाडा एक ग्रोथ क्राइसिस से गुजर रहा है। OECD कहता है कि 2020 से 2060 के बीच कनाडा का GDP ग्रोथ रेट लोएस्ट में से
एक होने वाला है। पिछले 10 सालों में कनाडा में बिजनेस डेवलपमेंट 17.6% से भी ज्यादा गिरा है। इकोनॉमिक स्पेल, इसे कनाडा का वेस्टेड डेक्ट भी कहते हैं। ट्रूडो की क्लाइमेट पॉलिसी फेल हो रही है क्योंकि एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है और दूसरी तरफ कनाडा अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की इर्द गिर्द भी नहीं है। टैक्स बढ़ रहे हैं, सरकारी डेट बढ़ रहा है और लोगों की लाइफ एट रिस्क है। कनाडा की पूरी इकोनॉमी दो मुद्दों पर बेस है। एक, उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है और दूसरा, उन्हें यूज करने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसके चलते ऑन पेपर ट्रूडो क्लाइमेट हीरो बने जरूर, उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट जरूर की, लेकिन पर्दे के पीछे ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन एक्सटेंशन को मंजूरी भी दी, जिसके चलते 113 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज होगा। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world. कनाडा ने ट्रूडो की लीडरशिप के अंदर भारत के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी की। फार्मर प्रोटेस्ट और कनाडा का कोई रिलेशन नहीं था, इकोनॉमिक रिलेशन था, क्योंकि उनसे ही हमें तो पल्स इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी फार्मर्स को परस्पर देखना उनकी इंटरेस्ट में नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा था कनाडा हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा। एट द सेम टाइम जब उनके देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि कनाडा बहुत समय के लिए पेटेंट रहा, लेकिन अब बस अब बैरिकेड हटाने ही होंगे। कनाडा में इमरजेंसी एक्ट 1998 में पास हुआ था, लेकिन तब से अब तक वहाँ कभी भी यूज नहीं हुआ। कनाडा में पहली बार जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप के अंदर उसे यूज किया गया। इससे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को प्रोटेस्ट को अरेस्ट करने के पावर्स मिलते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? भारत के किसानों की बात करें तो एक साइड पर ट्रूडो उनके प्रोटेस्ट के राइट को सपोर्ट करते हैं, उनकी MSP की मांग की रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड उनकी ही सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे MSP को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी वो दिल से इंडियन फार्मर्स का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं इंडियन फार्मर की वजह से उनका भला हो, उन्हें एक वोट बैंक मिले, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, वह वंस अगेन लिबरलिज्म के चैंपियन बनकर उभरे। आज भी भारत और कनाडा के रिलेशन फ्री स्पीच के डिबेट की वजह से खराब हो रहे हैं। भारत में एक सिंपल डिमांड की डिप्लोमेट्स को और वहाँ के इंडियन डायस्पोरा को सेफ रखा जाए, उन्हें खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म का डेंजर ना हो। इसके लिए जरूरी था कि कनाडा समय रहते हुए हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन कनाडा ने फ्री स्पीच के लेवल के अंदर लोगों को हेट फैलाने दी। ऐसे में गैंग्स वार बढ़े और ऐसे ही गैंग वार में कुछ जाने गई। ऐसे ही अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कनाडा भारत को ब्लेम करता है। चैप्टर 3, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। जैसे कनाडा भारत को एंटागोनिस्ट कर रहा है, अपना एनिमी बना रहा है, वैसे ही उसने ऑलरेडी चाइना के साथ किया हुआ है। कनाडा मानता है कि चीन उनसे इलेक्शंस में अग्रेसिव इंटरफेयर करता है। कैनेडियन इंटेलिजेंट ऐसा मानते हैं कि एटलीस्ट 11 ऐसे MPs है जिन्हें चाइना ने पैसे दिए। चाइना कनाडा के इलेक्शन में पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर जब उनके कैंडिडेट इलेक्ट होकर आते हैं तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये ब्लेम सिर्फ अपोजिशन MPs में नहीं बल्कि अपनी खुद के पार्टी के MPs पर भी है कि इन्होंने चीन से मदद ली। कनाडा हमें कहता है कि हम उनसे सॉवरेनिटी का मन नहीं रखते, लेकिन चीन तो 1997 से ही उनके डेमोक्रेसी का अपमान करता है। तो भारत को लेक्चर देने के बजाय कनाडा का फोकस चाइना पर होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनकी सरकार और उनके लोगों पर डायरेक्टली होता है, और तो और उसका प्रूफ भी उनके पास बहुत समय से पड़ा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि भारत को एज अ सॉफ्ट टारगेट यूज किया जा रहा है। चाइना अंडर हैंडेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक्स को अपने पैरों तले रखता है। जैसे कि चाइना ने 2 कैनेडियन को 2.5 सालों के लिए अपनी जेलों में कैद करके रखा था। रीजन सिर्फ यही था कि US की मदद करने के लिए कनाडा ने हुआवे के एग्जीक्यूटिव को हिरासत में ले लिया था। पंगा US और चीन के बीच था और फंसा कनाडा। इंटरफेयर्स का एविडेंस होने के बावजूद कनाडा खुद के इंटेलिजेंस ने ट्रूडो को रिपोर्ट देने के बावजूद चाइना को इग्नोर किया था, क्योंकि कनाडा चीन से डरता है। चैप्टर 4, कंक्लूजन करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें जस्टिन ट्रूडो की इमेज से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो मौका परस्ती से। जब क्लाइमेट चेंज का नाम लिया जाता है और टेबल के नीचे से ऑयल के डील साइन होते हैं, जब बिना सोचे समझे सिर्फ लिबरलिज्म के वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए ड्रग को लीगलाइज किया जाता है, एक लीडर की सारी नाकामयाबी को अनदेखा किया जाता है, सिर्फ वह कैसे दिखते या कैसे बात करते हैं। इसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो के आज तक कई नाम दिए हैं, जैसे गोल्डन बॉय, द डिज्नी प्रिंस और द एंटी ट्रम्प। चलिए आज उन्हें उसी नाम से बुलाते हैं जो वह एक्चुअली में। ही इज द कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर। वो अपने एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले इतने दबे हुए हैं कि
कि वो सही और गलत में अंतर भूल चुके हैं। एक आइडियोलॉजी के लिए वन आफ्टर अनदर मिस्टेक कर रहे हैं, दुनिया का सपोर्ट खो रहे हैं, कनाडा और भारत के रिलेशन सिंगल हैंडली बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय नेचर के एसोसिएट्स को अरेस्ट नहीं हुए और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है किसी को पता नहीं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को जस्टिस में नहीं ब्लेम शिफ्ट करने में इंटरेस्ट है। शायद उन्हें लगा होगा कि भारत चीन नहीं है तो भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन सच में हुआ उसका उल्टा ही। भारत ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखा और हम प्रेशर के नीचे झुके नहीं। ये एक गर्व की बात है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।